हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुमार और आपका मेरे चैनल ईपीपीसीएल जेईई प्रणुज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम इंटरव्यू की सीरीज आपके लिए चला रहे हैं, तो उसी कड़ी में आपके सामने सेकंड इंटरव्यू में मेरे साथ हैं अभिषेक सिंह रवि जी। और ये आपको अपने बारे में बताएंगे, इनका संघर्ष क्या रहा, इन्होंने कैसे तैयारी की और इन्होंने कैसे अपने टारगेट को अचीव किया, इन्होंने कौन से एग्ज़ाम निकाले। तो सर पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सिंह रवि और मैं इस समय यूपीपीसीएल में एज ए जेईई के पद पे कार्यरत हूँ। और मैंने अपना डिप्लोमा सन 2018 में कंप्लीट किया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से। और उसके बाद फिर मैंने इलाहाबाद से कोचिंग की एक्सीलेंट विजन से, और फिर मैंने सेल्फ स्टडी की। और आज मेरा प्रशिक्षण है विद्युत प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में। अच्छा सर, मतलब आपने डिप्लोमा पास आउट आपका 2018 में हुआ है? जी सर। तो उसके बाद में आपने मान लीजिए इलाहाबाद कोचिंग करने के चले गए। तो सर आपने जैसे 18 में कोचिंग किया, तो आपका उसका आपका पहला एग्ज़ाम कौन सा दिया था? सर मैंने पहला एग्ज़ाम प्रथम दिया एसएससी जेईई 2018 में। उसमें मैं मेंस मैंने क्लियर किया था, बट फाइनल में मेरा एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। जी जी जी। उसके अलावा मैंने बाकी पावर ग्रिड NR1, पावर ग्रिड NR3, यूपीपीसीएल जेईई, यूपी आर्मिनल जेईई, DFCIL एग्जीक्यूटिव और एसएससी जेईई 2019 में भी मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया और 2020 में भी मैंने मेंस क्रैक किया है। और ये सारे एग्ज़ाम एसएससी जेईई के अलावा मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। और मैंने सबसे जो मुझे सूटेबल लगा तो मैंने यूपीपीसीएल जेईई ज्वाइन किया है। जी सर, आपको बता रहे हैं, आपको लग रहा होगा सर क्या कहानी से बता रहे हैं, लेकिन दोस्त यही हकीकत है। सर ने लगभग अब तक टोटल 9 एग्ज़ाम दिए हैं, जिनमें से सर ने 8 एग्ज़ाम एकदम फाइनल तक क्रैक किए हैं। अभी अगर ज्वाइनिंग लेटर की बात करेंगे तो घर पे लाइन लगी हुई है। मेरे साथ में जब से यहाँ पे ज्वाइन किया है तब से इनके घर पे 2 कॉल लेटर और भी आ चुके हैं। तो सर ने यूपीपीसीएल जेईई, यूपी आर्मिनल जेईई, एसएससी जेईई, पावर ग्रिड NR1, NR3 और आपका DFCCIL, SSC CHSL और भी कई सारे एग्ज़ाम इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले हैं। तो अब इनका स्टडी के बारे में खुद ही बताएंगे, लेकिन जैसा मेरा मानना है, मुझे लगता है कि कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो उन्हीं में से सर भी एक हैं। तो आगे सर से इसी कड़ी में आपसे सवाल पूछेंगे कि सर का डिप्लोमा तो मान लीजिए 2018 में पास आउट हुए हैं, तो सर आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? प्रिपरेशन 2018 से स्टार्ट किया। डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद मैं इलाहाबाद सीधा गया। वहाँ पे मैंने एक्सीलेंट विजन कोचिंग से अपना कोचिंग स्टार्ट किया। वहाँ मैंने 1 साल पढ़ाई की। फिर कोरोना वाला पीरियड आ गया तो फिर मैं घर पे रहा 1 साल। उसके बाद फिर मैंने दोबारा 2021 में सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया और एक तरफ से मेरे सारे एग्ज़ाम लगे थे, तो मैंने सारे एग्ज़ाम एक तरफ से सबका प्रिपरेशन किया और एक सिरे से दिया, तो सब में मेरा सिलेक्शन हो गया। ये सर देखिए, बच्चों का काफ़ी एक सवाल रहता है कि सर हम कैसे पढ़ें या हम अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं, और शायद क्या टाइम टेबल से पढ़ना है, पढ़ के ही लोग सक्सेस होते हैं या फिर जब टाइम मिले तब पढ़ना चाहिए। तो सर आपने क्या रणनीति अपनाई थी, जैसे आपका टाइम टेबल क्या था मेनली? सर जब तक मैं कोचिंग में था तो मेरी कोचिंग नॉर्मली 3 घंटे की होती थी। तो कोचिंग से आने के बाद फिर मैं रूम पे उसका रिवीजन किया करता था, और रिवीजन एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद फिर मैं यूथ कंपटीशन की जो प्रैक्टिस बुकें होती थी उन प्रैक्टिस बुकों को सॉल्व किया करता था। इसके अलावा यूथ का एनालाइज़र है, उसको भी मैं उसमें सब्जेक्टिव दिया है तो मैं उसको पढ़ता था। इसके अलावा जो कोचिंग के नोट्स थे उनको मैंने मर्ज करके छोटे में करके शॉर्ट नोट्स अपना बनाया, और शॉर्ट नोट्स जो है एक कैटलाइस्ट का काम करता है, तो उससे मुझे काफ़ी मदद मिली। चीज़ों को आसान कर देता है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि हमारे पास एग्जाम टाइम में इतना समय नहीं होता कि हम एक नोट्स को बार बार बैठ के पढ़ें, क्योंकि एक नोट्स को पढ़ने में लगभग महीने भर निकल जाता है अगर नॉर्मली देखा जाए तो। और शॉर्ट नोट्स पढ़ने से ये भी रहता है कि चीज़ों को हम आसानी से कैप्चर कर सकते हैं, और इससे हमें एग्जाम टाइम पे लास्ट मोमेंट पे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। जी जी। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव आपने लगाए थे, तो सर आपने ऑब्जेक्टिव के लिए कौन से बुक पढ़े थे? सर ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने तो ज़्यादातर यूथ ही पढ़ा। काफ़ी लोग जेबी गुप्ता और आर के राजपूत भी सजेस्ट करते हैं, बट मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम जो है एज ए डिप्लोमा स्टूडेंट है तो हमको हमारा मेन जो टारगेट रहता है जेईई के एग्जाम रहता है। और जेबी गुप्ता और आर के राजपूत जो है वो हायर लेवल की बुक हैं, तो उनसे कभी कभी क्या होता है कि उसमें जो गेट या ईएस के क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चनों से हमें जो है जब कोई क्वेश्चन हमारा फंसता है तो ऐसा लगता है कि हमको नहीं आ रहा, तो वो हमारा
मोरल डाउन करती जी। हैं। और ये स्टडी जो ऐसी चीज है कंपटीशन की, अगर आपका मोरल एक बार डाउन हो गया तो फिर वो काफी नुकसान करता है। इसीलिए मैंने इन सब बुकों को ज्यादा प्रीफर ना करते हुए जो डिप्लोमा लेवल की बुकें थी उन्हीं को मैंने ज्यादा प्रीफर किया। जैसे और इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज के लिए टेक्स्ट बुक अपना ऐप है तो उस पर मैं टेस्ट देता था। यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स हैं, मैं वहाँ से कंटेंट ले लेता था। सब्जेक्टिव भी पढ़ने के लिए यूट्यूब से काफ़ी मदद लेता था। इसके अलावा अगर थ्योरी की बात की जाए तो BL थरेजा की बुकें काफ़ी अच्छी हैं। फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम या थर्ड वॉल्यूम भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा BK मेहता की बुकें हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो ये आपका जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब आपका आसानी से आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा डिप्लोमा की बुकें भी अगर आपके पास टाइम है तो एक बार उनको आप जरूर रिवाइज करें, क्योंकि आजकल जो UPPCL का अगर विशेष तौर पे देखा जाए तो UPPCL में डिप्लोमा की जो सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। अपना PLC SCADA हो गया, AutoCAD हो गया, मैथमेटिक्स भी इस बार के एग्जाम में आया है। तो बच्चों की यही हमेशा क्वेरी रहती है कि सर हर बार नया सिलेबस आता है, कैसे क्या करें। तो उनके लिए बस यही है कि आप डिप्लोमा की जो सब्जेक्ट है उनको भी एक बार देखते रहे। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या मैथमेटिक्स हो गया, तो उसको भी आप जो है एक बार पढ़ें जरूर। तो सर का मानना ये है कि जैसे सर ने JB गुप्ता का नाम लिया, आगे राजपूत या BK मेहता जो बुकें हैं, देखिए सर उनमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं और क्वेश्चन इतने टफ होते हैं कि मुझे नहीं लगता डिप्लोमा वाला बच्चा क्वेश्चन को पूरी तरह समझ भी पाएगा। तो आप जैसे आप क्वेश्चन करने बैठेंगे, सर बता रहे हैं कि आप उनसे क्वेश्चन आपसे होते नहीं हैं, फिर आप डिमोटिवेट होते हैं। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपको JEE बनना है या आपको क्या करना है। तो आप यूथ में जो क्वेश्चन देते हैं, सर ने यूथ लगाई तो यूथ के कई सारे वॉल्यूम सर ने लगाए, तो आप भी कर सकते हैं अपने हिसाब से कि पहले अपना टारगेट सेट करें और उस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और किस लेवल तक के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को पहले अलग से सोचें, उनका एनालिसिस करें और उसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़ें। आप ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन के पीछे ना पढ़ें, ये सर का मानना है। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने यूथ को कई बार पढ़ा, तो सर जैसे यूथ में मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे मान लो बेसिक इलेक्ट्रिकल में मान लो कि AC सर्किट वाला चैप्टर है, तो उसमें मान लीजिए 600 650 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सर उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है? क्या कि आप यूनिक तरीका बताएंगे जिससे बच्चे कम समय में उन सारे क्वेश्चन को कवर कर सकें और भूलें ना? जी सर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि जैसे अगर आपके पास 15-20 सब्जेक्ट जो है नॉर्मली, या उनमें से आपके पास 10 बेसिक है। बेसिक सब्जेक्ट में से जैसे आपने कोई सब्जेक्ट उठा लिया, मान लीजिए BEE उठा लिया, तो अगर BEE का आपको सॉल्व करना है तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हम पूरा लेके बैठ जाएं कि BEE का आज हमको पूरा जो है चैप्टर या पूरा सब्जेक्ट आज हमको खत्म करना। उसमें आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक को उठाइए। जैसे हमने कैपेसिटर उठा लिया, तो कैपेसिटर का अगर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले कैपेसिटर के बारे में अच्छे से उसको पढ़ें, पूरा एनालिसिस करें कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या छोटी चीज़ें हैं, क्या बड़ी चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, उसको एक बार पूरा अच्छे से एक्सेस कर लें। एक बार जब आप उसको अच्छे से एक्सेस कर लेते हैं फिर आप टेस्ट देने बैठें। इससे क्या होता है, आपका जो सारा डाउट है वो क्लियर हो जाता है। और एक दिन में अगर हम सोचें कि आप आज हमको पूरा BEE खत्म करना है तो उससे आप 650 क्वेश्चन 700 क्वेश्चन लगाना आसान नहीं होता है, क्योंकि बोरियत हो जाती है। तो सिंपल है कि अगर आप कैपेसिटर उठा रहे हो तो आप 100 क्वेश्चन लगाओ, अगले दिन आप बैटरी उठा सकते हैं, फिर उसके बाद आप जो है रेजिस्टेंस उठा सकते हैं। तो इसी तरीके से थोड़े थोड़े ग्रुप में अपना छोटा छोटा करके आप जो है अचीव कर सकते हैं उसको। अच्छा जी सर, जैसे आपने ऑब्जेक्ट बता दिया, आप सर ये बताइए जैसे आपने कोचिंग किया और कोचिंग के नोट्स भी होते हैं, तो सर आपने कोचिंग के नोट्स के अलावा कोई थ्योरी के लिए कोई बुक्स प्रेफर की थी, जैसे डिप्लोमा बुक्स पढ़ी थी या फिर आपने कोई स्टैंडर्ड राइटर की कोई बुक पढ़ी थी? उसको कुछ बताइए, थ्योरी कैसे पढ़े बच्चे? सर थ्योरी के लिए तो कोचिंग में जो कंटेंट मिला हो तो उससे तो था ही। इसके अलावा मैं उन बच्चों को सजेस्ट करना चाहूँगा जो घर से उतने अच्छे नहीं हैं, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री में कंटेंट है, बहुत सारे चैनल हैं। अगर आप वहाँ सर्च करेंगे तो आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो एक बार आप पूरा, जैसे होता है कि 6 महीने का कोर्स चला रहे हैं फ्री में या साल भर का कोर्स है, तो एक बार आप उसको पूरा अच्छे से पढ़ लें। उससे क्या होगा कि आपका जो थ्योरी है पूरा क्लियर हो जाता है। एक बार जब आपका थ्योरी क्लियर हो जाता है उसके बाद आप, जैसे मैंने बताया कि BL थरेजा की बुकें हैं, आप उसको फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम पढ़ सकते हैं। BK मेहता पावर सिस्टम के लिए, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बहुत सारी बुकें हैं, डिप्लोमा की बुकें आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ा भी अच्छी है तो आप इंग्लिश की बुकें ज़्यादा प्रीफर करें, क्योंकि इंग्लिश की बुकों में क्या होता है कम चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। और
यूट्यूब तो है ही फ्री प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाता है। और एक बार जब आपका नोट्स तैयार हो गया तो फिर उस नोट्स से आप जो है क्रीम निकालने की कोशिश करें, तो उसको आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। इसके अलावा जब आप टेस्ट दें तो जो उसमें आपको नया कंटेंट मिलता है उसको अपने शॉर्ट नोट्स में मर्ज करते रहें। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने चलो ठीक है पढ़ लिया, मुझे याद हो गया, मैं अगली बार आएगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमारा जो माइंड है वो इतना प्रिपेयर नहीं रहता है चीज़ों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उस समय आपके लिए दिक्कत पैदा हो जाती है कि मैं ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा गलत होगा, सारे ऑप्शन एक ही जैसे लगते हैं। तो सिंपल उसका तरीका है कि आप उसको अपने नोट्स में जो आपको नया मिले, जो आपको प्रैक्टिस में नया मिले, वो आप अपने नोट्स में उसको मर्ज कर लें। इससे क्या होता है, एग्जाम टाइम पे भी जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे भी आप जैसे कहते हैं ना लास्ट मिनट प्रिपरेशन, तो वहाँ जब आखिरी में आप पन्ने पलट लेते हो तो एक बार आपके दिमाग में वो जो है इमेज छप जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। नॉर्मली 5 से 10 क्वेश्चन का आपको फायदा हो जाता है। जी सर, आपने ये बताया, बहुत अच्छा बताया आपने। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जो डिप्लोमा सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में हैं, तो सर वो बच्चे अगर अभी से अपनी तैयारी करना चाहें, जिसको बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं सर हम थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर में, सर हम अपनी डिप्लोमा को कैसे पढ़ें और हम अभी से ऐसा क्या करें जिससे हमें जेईई बनने में थोड़ा जल्दी सक्सेस हुए। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अपने साथ भी बच्चे देख रहे हैं 10-10 साल 12-12 साल से बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं तब यहाँ पे आ पाए हैं। तो सर उन बच्चों को ऐसी कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े, वो ऐसा क्या करें जिससे वो जल्दी इस मुकाम को हासिल कर लें। जो बच्चे इस समय डिप्लोमा के थर्ड ईयर सेकंड ईयर में बच्चे हैं, उनके लिए बताइए। सर उनके लिए यही है कि जैसे अगर आप सेकंड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं, तो उनके लिए यही सजेशन है कि आप पहले तो डिप्लोमा की जो बुकें पढ़ रहे हैं उसको तो अच्छे से पढ़ते रहें। इसके अलावा आप जब क्लासरूम से आप जब छुट्टी होती है आपकी, जब आप रूम पे आते हैं तो उसके एक बार एनालिसिस करें कि आज हमको क्लास में क्या पढ़ाया गया है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कंपटीशन की जो बुकें हैं तो प्रैक्टिस शुरू से स्टार्ट करिए, लेकिन बिना पढ़े प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो उससे आपका मोरल डाउन होता है। तो इसीलिए उनके लिए यही सजेशन है कि आप पहले एक टॉपिक को कवर करें। जब तक आप टॉपिक को कवर नहीं करते हैं तब तक क्वेश्चन ना लगाएं। जब आप कोई टॉपिक पढ़ लें तभी क्वेश्चन लगाएं। और इसके अलावा जैसे आपको अगर लग रहा है कि मेरा डिप्लोमा में कहीं दिक्कत ना हो जाएगा, बैक तो नहीं लग जाएगी प्रिपरेशन, तो ऐसा टेंशन अगर आप लेंगे तो फिर आपका ना आप डिप्लोमा के सिलेबस को ही कवर कर पाएंगे, ना आप जेईई के सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो सिंपल है कि एक चिल मार के, जैसे एक सिस्टमेटिक ढंग से दोनों चीज़ों को करना है कि हम जब कॉलेज में रहेंगे तो वहाँ डिप्लोमा से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, रूम पे आएंगे तो हम जो टॉपिक है उसको जो है एक बार रिलेट करके दोनों चीज़ों को मर्ज करके देखते हैं कि कैसे इससे कितने ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, उन ऑब्जेक्टिव को लगाएंगे, थ्योरी को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपका जो एकेडमिक एग्जाम है, जो आपका सेमेस्टर एग्जाम है, उसमें भी आपको फायदा होता है। इसके अलावा जो आपके कंपटीशन की तैयारी है वो भी अच्छे से हो जाती है। जी सर, जैसे मैं अपना खुद का कुछ अनुभव बताना चाहूँगा। जैसे कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि डिप्लोमा सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में हैं और वो उसी समय से एकदम बिल्कुल जेईई की तरफ पढ़ने लग जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा पढ़ना अच्छी बात है, पढ़िए, लेकिन मेरा ये आपको सजेशन है कि अब डिप्लोमा के जिस भी सेमेस्टर में हैं उस सेमेस्टर में जो भी टेक्निकल किताब है आप सिर्फ उसे पढ़िए, आप ना उससे आगे सोचिए ना उससे पीछे सोचिए। और एक चीज़ और है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि ये भी पढ़ रहे हैं, वो उसी समय पे नॉन टेक पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। सर देखिए, पढ़ने में बुराई नहीं है, हर किसी इंसान की माइंड की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा आपको, आप डिप्लोमा में अगर आपको यूपीपी से जेईई बनना है स्पेशली, तो आप नॉन टेक को उस समय मत पढ़िए। जब आप डिप्लोमा कर रहे हैं उस समय सिर्फ आप डिप्लोमा की किताबों को पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 200 में से 150 क्वेश्चन किसका रहता है, ओनली टेक्निकल का रहता है। तो अगर आप उसको अच्छे से करेंगे तो आप बहुत जल्दी गोल को अचीव कर लेंगे। सर आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप ज़्यादा थ्योरी पर फोकस करते थे ऑब्जेक्टिव पर? सर इसके लिए यही जवाब है कि दोनों पे बराबर का फोकस होना चाहिए। लेकिन जैसे मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि पहले आपको थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब तक आपको थ्योरी नहीं आएगा तब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगा सकते। सही बात है। बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर सोचते हैं अरे यार काम भर का हो गया है, फिर वो ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पे आने के बाद जब उनके 100 में 40-50 नंबर आते हैं, फिर वो बोलते हैं यार मेरा तो नंबर नहीं आ रहा है, मेरी तैयारी नहीं अच्छी है, उनका मोरल डाउन हो जाता है। मोरल डाउन होने का यही कारण है कि आपकी तैयारी जो आपका बेसिक्स है वो बेसिक्स क्लियर नहीं है। जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक आप अच्छे से जो ऊपर की चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपको BEE नहीं आता तो आप मशीन आपको नहीं आएगा। अगर आपको मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हल्की नॉलेज नहीं है तो आप उसके जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको कैसे समझेंगे। सिंपल सी चीज़ें हैं। तो यही है कि आपको बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। आप पहले थ्योरी पे इतना एक्सेस कर लें कि जब आप ऑब्जेक्टिव देने जाएं तो आपको वहाँ कोई डाउट ना बने कि ये चीज़ें हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि
कोई भी एग्जाम होगा आपको वो 20 क्वेश्चन फंसाने के लिए जरूर देगा। अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें 80 आपको आ सकते हैं, लेकिन 20 में वो आपको फंसाएगा। वो हर एग्जाम का पैटर्न यही होता है कि अगर आपको 100 क्वेश्चन में 100 आने लगा तो फिर तो आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमेशा एग्जाम का यही उद्देश्य होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा डाला जाए। खासकर यूपीपीसीएल में तो यही है कि आपके जो 150 टेक्निकल होते हैं उसमें से 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक्स होते हैं। 50 क्वेश्चन आपके पीएलसी, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स आ रहा है, फिजिक्स हो सकता है अगली बार फिजिक्स भी आ जाए, हो सकता है केमिस्ट्री भी पूछ ले। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यही है कि आपको अपना जो बेसिक है उसको इतना मजबूत कर लेना कि आपको बेसिक में ना गलती हो। अगर आप 100 में 80-85 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो 50 में 20-25 भी अगर आप लाते हैं तो भी आपका टेक्निकल में 110, 120 इतने मार्क्स आ गए। फिर अगर आप नॉन टेक में रीजनिंग में आपका अगर 20 में 15 आ रहा है, जीएस में अगर 10 ही आ जा रहे हैं हिंदी करके, तो भी आपके 150 मार्क्स हो जा रहे हैं, जो कि सिलेक्शन देने के लिए बहुत ही मतलब जो है सुइटेबल है। तो इसीलिए यही सजेशन है कि बेसिक्स जो है क्लियर होने चाहिए। और रही बात थ्योरी और ऑब्जेक्टिव की, तो पहले आप थ्योरी पढ़िए, जब आपका थ्योरी तैयार हो जाए फिर आप ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए। और जो ऑब्जेक्टिव में जो नई चीजें मिले, जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि जो नया मिले उसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में या जो भी आपने नोट्स बनाया है उसमें मर्ज करना ना भूलें। जी सर, जैसे अभी हाल ही में यूपीपीसीएल पेपर ले रहा है, तो जैसे यूपीपीसीएल पेपर का पैटर्न हर बार चेंज हो रहा है और पेपर भी 4 शिफ्ट, इस बार तो 5 शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो कुछ बच्चों के मन में भ्रांति बनी हुई है, ये हकीकत है या नहीं वो अलग चीज़ है, वो डिपार्टमेंट का निजी मामला है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं पहले हमारा हार्ड में था, हमारा इजी में था। तो सर जैसे अगर मान लो ये तो पहले किसी पता रहता नहीं है, तो तुम जैसे एग्जाम देने हमें तो पता नहीं हमारा हार्ड में है कि इजी में, तो सर क्या बच्चों को इस बात को दिमाग में रखना चाहिए या फिर फ्री माइंड होकर एग्जाम देना चाहिए अपना, मतलब वो बच्चा पेपर को अटेम्प्ट कैसे करे, यानी पेपर देने से पहले बच्चा अपना कैसा 100% उसको दे। सर पेपर के लिए ही बताना चाहूंगा कि देखिए वो आपके हाथ में नहीं कि आपका पेपर बेस शिफ्ट में होगा। जैसे मैं अपना खुद का बताऊं, मेरा बेस शिफ्ट में था, सर का हार्ड शिफ्ट में था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ ये बेस शिफ्ट, मैं बेस शिफ्ट से आ गया हूँ, ये हार्ड शिफ्ट से आ गए हैं तो यहाँ कोई वैसी चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपार्टमेंट का अपना इशू है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बस इतना कहूंगा कि जैसे आप प्रीवियस ईयर जब कट ऑफ देखते हो कि जनरल का 147 जा रहा है, ईडब्ल्यूएस का 139 जा रहा है, ओबीसी का 144 जा रहा है, एससी का 130 के 124 जो भी जा रहा है, तो आप जो आपके जो माइंड में होना चाहिए कि मुझे जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है उसको क्रॉस करना है। मतलब आपको हमेशा ये मान के चलना है कि आप बेस शिफ्ट में हो। जी। जब आप बेस शिफ्ट मान के चलते हो तो अगर आपका पेपर हार्ड भी आ गया, आपके उतने मार्क्स नहीं आए, तो भी आपके पास चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप ये मान के चलते हो कि अरे मेरा हार्ड शिफ्ट में पड़ जाए, मेरा 120 नंबर पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे 35 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा तो मैं सिलेक्टेड हो जाऊंगा, अगर ये आप मान के चलेंगे तो आपका गारंटी मैं कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप हमेशा आप मान के चलिए कि जैसे कहते हैं ना कि हमेशा सबसे बुरे दौर के लिए तैयार होना चाहिए। अगर किसी भी लड़ाई को जीतना तो हमेशा जो सबसे वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन है उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि आप हमेशा ये मान के चलो कि अगर आप यूआर हैं तो आप ये हमेशा मान के चलो कि मुझे 170, 175 अटेम्प्ट करना है, जिससे अगर उसमें कट पिट के मेरे कम से कम 150 मार्क्स आ जाएं, ताकि अगर बेस में भी पड़े मेरा तो ये ना हो कि अरे यार मेरा बेस में था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बाकी अगर आपका हार्ड शिफ्ट में पड़ता है तो सारे बच्चों के लिए जो आपके शिफ्ट के हैं सबके लिए हार्ड शिफ्ट में पड़ेगा, तो वो इशू सबके लिए दिक्कत है। तो अगर आप वहां भी अगर आप 120 पाते हो तो भी अगर आपका 30 नंबर का 35 नंबर का जो जनरली नॉर्मलाइजेशन चलता आ रहा है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिंपल चीजें हैं, बस इसको आप अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो यही चीजें काम करेंगी। लेकिन अगर आप ये मान के चलते हो कि नहीं मेरा हार्ड शिफ्ट में पड़ जाएगा तो फिर आपके लिए इशू वही होता है सबसे बड़ा। जी सर ये बताइए। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि सर पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। सर पेपर अटेम्प्ट के लिए हर आदमी का अपना अलग व्यू होता है कि कैसे करते हैं। कोई नॉन टेक पहले करता है, कोई टेक पहले करता है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। अगर आप देखिए नॉन टेक और टेक अगर आप एक सेक्शन वाइज करते हैं तो मेरे हिसाब से ये चीजें सही नहीं है। मेरा जो अपना व्यू है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से चलें, जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पेन नहीं उठाना पड़ता है, आप 1 नंबर से चल के आप 200 क्वेश्चन तक जाइए। जब एक बार आप 1 से लेके 200 क्वेश्चन तक चले जाते हैं तो उसमें आपको ये चीज आइडिया हो जाती है कि पेपर का लेवल कैसा है। पहली चीज ये आपकी निकल के ये आती है। दूसरा ये पता चल जाता है कि नॉन टेक वाला पोर्शन हार्ड है या टेक वाला पोर्शन हार्ड है या कौन सा पोर्शन आसान है। फिर आपको ये पता चलता है कि किस क्वेश्चन में हमको टाइम लगेगा, किस क्वेश्चन में हमको टाइम नहीं लगेगा। कभी कभी क्या होता है बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो मान लीजिए टेक से शुरू करते हैं, फिर जाते जाते 175, 180 तक रह जाते हैं, उनके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन छूट गए।
बाद में पता चलता है कि वो रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन थे वो इतने आसान थे कि उसमें 20 में से हमारे 18 सही हो सकते थे। बाद में यही चीजें हमारे सिलेक्शन में बाधा डालती हैं। तो सिंपल मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 1 से शुरू करिए, 200 नंबर तक जाइए, और जो वन लाइनर है, जो आपको लगे कि ये तुरंत हो जाएगा, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर दूसरे राउंड में आप ये करिए कि जो ऑब्जेक्टिव जो आसानी से, जैसे 30 सेकंड लगता है, 20 सेकंड लगता है, फिर आप उसको हल करने की कोशिश करिए। फिर एक बार जब आप 1 से चल के फिर 200 तक जब चले जाएंगे, फिर तीसरे राउंड में आप क्या करिए कि जो हार्ड क्वेश्चन है फिर उसमें आप लगाना चालू करिए। तो और लास्ट में क्या होता है, जो सबसे लास्ट राउंड है, उसमें क्या होता है, उसमें आप जैसे होता है ना कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ध्यान में लाते हुए कि देखते हैं कि क्या इसमें मैंने क्या पढ़ा था। तो उसमें जैसे होता है ना, अगर मैं क्या इसको सही कर सकता हूँ कि नहीं, अगर उसमें लग रहा है कि आप सही कर सकते हैं तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अगर नहीं हो रहा तो फिर उसको छोड़ दीजिए। उसमें कोई ये नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या मेरे नंबर कम हो जाएंगे, इस चीज़ को आप ध्यान मत दीजिए। बस यही है कि आप जो है उसको प्रोसेस वाइज करते जाइए। पहले सबसे आसान क्वेश्चन, फिर आसान क्वेश्चन, फिर हार्ड क्वेश्चन। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका टेक्निकल भी कंप्लीट हो जाएगा, नॉन टेक भी कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल फंडा है, और इसमें ये नहीं करना है कि हमको सेक्शन वाइज करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि रीजनिंग से आप करें तो ठीक है करिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए हम रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं तो हमारे टेक्निकल के जो अच्छे क्वेश्चन, मान लीजिए 130 से लेकर 150 तक आसान क्वेश्चन थे, वो हमारे छूट जाते हैं। फिर बाद में हम यही बोलते हैं, अरे यार मैंने ये गलती कर दी, काश मैं वो 20 क्वेश्चन पहले कर लिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। सिंपल चीजें हैं जी सर। और काफ़ी बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर जैसे हम थ्योरी काफ़ी पढ़ लेते हैं ना, थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम जो मार्केट में बुक हैं लोग उनको भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अब जान रहे हैं पेपर का पैटर्न एकदम बदल चुका है, उन बुक से क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो अब जो नई जो टेस्ट बुक है या जो टेस्ट सीरीज बच्चे लगाते हैं, तो सर टेस्ट सीरीज को बच्चे कैसे लगाएं, उस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, उसमें कैसे अपनी रैंक को इम्प्रूव करें, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें? सर मार्क्स इम्प्रूवमेंट का यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टेस्ट दो। अगर आप यूपीपीसीएल जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यूपीपीसीएल जेईई की पेपर दो। आपका पंजाब का अगर पेपर आपको मिल रहा है तो आप उसका दो, राजस्थान का मिल रहा है वो दो, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मिल रहा है उसको आप दीजिए, उत्तराखंड का दीजिए, जितने भी स्टेट है। कोई टेक्निकल देखिए सबका लगभग एक सारा चीज़ है। अगर आपको मोटर के बारे में जो चीज़ पढ़ाया गया, इंडक्शन मोटर स्लिप पढ़ाई गई, तो ऐसा नहीं कि वो राजस्थान में अलग चीज़ें हो जाएंगी, गुजरात में अलग चीज़ हो जाएंगी। सिंपल चीज़ें हैं, जो ये सारी चीज़ें कॉमन है। तो सिंपल यही कि आप ऐसा नहीं कि एक एग्जाम से बंध जाइए। टेक्निकल है, टेक्निकल बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, आप बीटेक एमटेक बहुत आगे तक पढ़ते हैं बच्चे, तो उसमें जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतनी ही आपकी जो नॉलेज जो है वो बढ़ती जाएगी। तो सिंपल यही है कि आप जो आपको एग्जाम मिले आप सबको अटेंड करते जाइए, उसमें देखिए क्या नई चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें मिले उसको आप जो है अपने नोट्स में मर्ज करिए, उसको अपने प्रैक्टिस में लाइए। अगर आप 1-2 बार जब वो चीज़ें आपके सामने आएंगी तो अगला जब आप टेस्ट देंगे फिर वो हो सकता है तीसरी बार आपसे जब उसकी मुलाकात होगी क्वेश्चन की तो आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाएगी। अरे ये दो क्वेश्चन मैं 2 बार लगा चुका हूँ तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। सिंपल चीज़ है। और रही बात जो नया पैटर्न बदल रहा है, पैटर्न बदलने का ये है कि यूपीपीसीएल मेरे हिसाब से जितना मेरा गेस है, यूपीपीसीएल यही कहता है कि आपके हम जो डिप्लोमा का सिलेबस है, हर साल डिप्लोमा का सिलेबस भी लगभग चेंज होता रहता है, तो डिप्लोमा के जितने सब्जेक्ट हैं वो तो आप एक बार जरूर पढ़िए। अगर आपने कोचिंग की है तो कोचिंग से पढ़िए, अगर कोचिंग नहीं भी है तो आप जो स्टैंडर्ड बुकें हैं स्टैंडर्ड बुकों से पढ़िए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कंटेंट आ रहा है वो यूट्यूब पे कंटेंट मिल रहा है आपको, माइक्रो प्रोसेसर मिलेगा, माइक्रो कंट्रोलर मिलेगा, पीएलसी स्काडा मिलेगा, ऑटोकैड भी मिल जाएगा आपको, मैट लैब भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा, हर चीज़ वहाँ कंटेंट मौजूद है, फ्री में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई कोचिंग लेना चाहें, बहुत सारी कोचिंगें हैं जो आप अपने फ्रेंड से सजेस्ट करवा सकते हैं कि जो पढ़ रहा हो तो उससे आप करवा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं उसको। तो सिंपल चीज़ें हैं। और किसी को ये अगर लगता है कि मेरी ये कोचिंग अच्छी है दूसरी कोचिंग अच्छी नहीं, तो देखिए कोचिंगें अच्छी बुरी ये चीज़ हमको अपने दिमाग में नहीं डालनी चाहिए। हमको बस इतना देखना चाहिए कि हमको कंटेंट कहाँ से मिल रहा है। आप 10 कोचिंगों से पढ़ लो, बस आपके पास कंटेंट आना चाहिए। तो सिंपल चीज़ें हैं, कंटेंट आपको चाहिए। आपको ये नहीं देखना कि कौन सी कोचिंग अच्छी है कौन सी कोचिंग बुरी है, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपको निकालना है। आपके कोचिंग वाले एग्जाम देने नहीं आएंगे, बस वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि आप ऐसे पढ़ो, आपका बेसिक्स वो क्लियर कराएंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म है, हर जानकारी आपको मिल रही है। तो सिंपल वही है कि आप जितना से ज़्यादा इंटरनेट का जितना से ज़्यादा हो सकता है यूज करें। जी जी सर, देखिए एक बहुत बड़ी भ्रांति बच्चों में फैली हुई है। जैसे अगर 180 मतलब 200 में से 150 क्वेश्चन टेक्निकल का है, बाकी 50 क्वेश्चन नॉन टेक का है, जिसमें से भी 20 क्वेश्चन जीके का है। अगर आप जीके को पढ़ने बैठेंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण, करंट अफेयर्स और भी ETC समथिंग 20 सब्जेक्ट बैठते हैं जो कि आपकी जीएस से रिलेट होते हैं।
तो सर आप इस बारे में बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? बच्चे उन एग्जाम उनको सब्जेक्ट स्किप कर सकते हैं या फिर मतलब किसी लिमिटेड लेवल तक पढ़ सकते हैं, या फिर वो मतलब कैसे करें, या सिर्फ करंट पढ़ के काम चला सकते हैं जिससे कि बच्चे अपने टेक्निकल को अच्छे से ध्यान दे सकें, और बाकी जीएस वाला बहुत ही ब्रॉड पोर्शन है, उससे बच्चे कम समय में उसमें कोई जैसे 20 में से मान लीजिए 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन बना सकें। सर जीएस के लिए सबसे सिंपल फंडा है कि जैसे नॉर्मली हर बंदे के पास लूसेंट की बुकें होती हैं, इसके अलावा बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं, अरिहंत की आती हैं या बहुत सारी बुकें हैं। तो जीएस के लिए मेरा यही फंडा है, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं यही कहूँगा कि आप जैसे आपके पास लूसेंट की बुकें हैं, तो जैसे आपका एग्जाम जब नज़दीक आ रहा है तो उस समय अगर आप उसको पढ़ने बैठोगे तो फिर आपका टाइम ओवर हो जाएगा। उसके लिए यही है कि जब आप टेक्निकल की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ में लूसेंट जो अगर आप पढ़ रहे हैं, नॉन टेक या और कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो सिंपल यही फंडा है कि आप थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, उसमें भी 3 पार्ट में है, एंशियन हो गया, मॉडर्न हो गया, मिडिवल हो गया, फिर पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट हैं, तीनों साइंस हैं, और फिर स्टैटिक जीएस। तो इसके लिए बस ये है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, और ये देखिए कि एग्जाम से रिलेटेड क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड क्या है। जैसे आपके एग्जाम से मैं अगर बताऊं तो यूपीपीसीएल हो गया या एसएससी जेईई वगैरह हो गया, इसमें क्या होता है एंशियन हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जैसे बौद्ध कालीन से आ जाता है या जैन धर्म से आ जाता है, बाकी बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें नहीं पूछी जाती। ज़्यादा अगर आपका पूछा जाता है तो मिडिवल से पूछा जाता है, मुगल काल और सल्तनत काल, यही चीज़ें पूछी जाती है। बाकी ज़्यादातर जो है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, जितने मूवमेंट है आपके नेशनल मूवमेंट है ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा पॉलिटी में जो आपके आर्टिकल हैं 1 से लेके जो आपका भाग 4 तक 51 आर्टिकल तक जो है वो तो आप जरूर पढ़ के जाइए। इसके अलावा आपके उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जितनी लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा, ये सब चीज़ें जो स्टैटिक जीएस जिसको बोलते हैं ये आप जरूर पढ़ के जाइए। आर्टिकल पॉलिटी सबसे अच्छा है आर्टिकल के लिए, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन भी मिलेंगे, वित्तीय समिति होगी, बहुत सारी समितियां हैं, वो सब आप उसको आर्टिकल को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जियोग्राफी में जैसे आप ट्रेंडिंग में देखेंगे कि नदियाँ हो गई हैं, झील हो गया, जलप्रपात हो गया, एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए हैं, ये सब चीज़ें पढ़िए। इसके अलावा और इकोनॉमिक्स में जैसे बैंकिंग वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, एचडीएफसी हो गया या और सारे जो बैंक हैं उनकी स्थापना कब हुई, उनका स्लोगन क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछता है। इसके अलावा आपको जीडीपी के बारे में और ये सब चीज़ें पूछती है। तो और साइंस के लिए है कि साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का सब जो सिलेबस है वो ब्रॉड है। तो बायोलॉजी में आपको जीव विज्ञान भी और जंतु विज्ञान भी और जो है वनस्पति विज्ञान, उसमें भी दोनों चीज़ें हैं, तो उसको भी आप जो उसका क्लासिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ब्लड हो गया, ब्लड से जितने रिलेटेड टॉपिक हैं, हार्ट हो गया, तो ये सब परिसंचरण तंत्र वगैरह जितना है ये सब आप पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं क्योंकि ये स्टैटिक हैं। और करंट अफेयर के लिए क्या है, करंट अफेयर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए। देखिए पिछले 6 महीने का अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 6 महीने में वो जो आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं देश विदेश में, बस वही सारी चीज़ें पूछता है, और वो आपसे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में पूछेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ पूछ लेगा, आईएएस के सिलेबस से पूछ ले रहा है, ऐसा नहीं है। वो इतना पूछेगा कि जिसका लेवल यूपीपीसीएल तक का ही हो। जैसे इस समय युद्ध चल रहा था रूस यूक्रेन का, तो इस वाले एग्जाम में मान लीजिए वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, या कोई और चीज़ हो गया, इलेक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ पूछ सकता है कि कौन नया चुनाव आयुक्त हुआ, कौन नया किसका निकाला गया, किसको पदवी दी गई। तो यही सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। और रीजनिंग के लिए ये बोलूँगा कि रीजनिंग जितना से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करें। रीजनिंग बस प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, एक नोट्स बना लीजिए, उसके लिए भी अच्छा सा खासा कंटेंट इकट्ठा करके और उसको पढ़ते रहिए, वो बस प्रैक्टिस से आएगा, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। हिंदी के लिए भी कुछ स्पेसिफिक बुकें हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपको 5-10 नंबर का आता है। पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव और समास, संधि, ये सब सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। कभी कभी उसका लेवल भी बहुत हार्ड कर दिया जाता, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, सबके लिए वो दिक्कत करता है। तो जितना आपके लिए जो आपके लेवल तक का है वो आप पढ़ते रहिए। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो सबके लिए दिक्कत है, तो वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उसमें। ये देखिए सर ने अपने बहुत ही संक्षेप में आपको बता दिया कि आपको 50 नंबर के लिए क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो आप हिंदी को और रीजनिंग को अगर आप जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आपको मान लो 1-2 साल हो गया है, तो हम 30 में से 25 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे ना, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती रीजनिंग और हिंदी वाले पोर्शन में। लेकिन आपको 20 में से 10 क्वेश्चन जीके में भी करना पड़ेगा, यानी टोटल आपको आउट ऑफ 50 आपको 35 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो नॉन टेक में। बाकी सर आपसे आगे एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए जो पेपर तो मान लीजिए बदल ही रहा है, तो कुछ बच्चे जैसे
मशीन पढ़ते रहते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम और बाकी जो भी अपने कोर्स है कोर्स सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं। जी सर। तो सर हर बार पेपर में कुछ नया पूछा जाए, इस बार मैथमेटिक्स पूछ रहा है, पीएलसी, स्काडा, मैटलैब और आपका होमवर्क सॉफ्टवेयर या इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछ रहा है, पर्यावरण पूछ रहा है, मतलब कुछ ही पूछ रहा है। जी सर। है ना। तो सर क्या बच्चे अपने कोर सब्जेक्ट को छोड़ के इधर ज़्यादा समय दें या फिर अपने कोर को इतना मजबूत कर लें कि इनसे उनको फर्क ना पड़े, या फिर कुछ ऐसा करें कि कोर को भी पढ़ें और इनको भी एक लिमिटेड समय में पढ़ें, या फिर इनको कैसे कवर करें? सर मेरा सजेशन यही है कि आप अपने कोर पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आएगा वो किसी को जानकारी नहीं रहती कि आपका क्या आएगा एग्जाम में। जैसे हमारे वाले में ऑटोकैड ये चीज़ें आई, उसके पहले पीएलसी स्काडा आया था, उसके पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आया था, इस बार मैथमेटिक्स आ गया, तो वो एक सरप्राइज पैकेज बना रहता है। तो अगर आपको पता नहीं, अगर आप मान लीजिए मैथ पढ़ के जाते हैं, हो सकता है अगली बार फिजिक्स पूछ दे, अगर आप फिजिक्स पढ़ के जाते हैं हो सकता है केमिस्ट्री पूछ दे, या कोई और नया सब्जेक्ट आपको पूछ सकता है, हो सकता है इंग्लिश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, पीसी ही आ सकता है। तो उसमें आपको जानकारी नहीं है, तो इसीलिए आपको बेसिक्स जो है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि आपका बेसिक्स इतना मजबूत होना चाहिए। अगर आपने 100 में 80-85 अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया, आपका 95% या 90% आपकी एक्यूरेसी है, तो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, अगर आपका भी 20 आ रहा तो हो सकता है आपके फ्रेंड का 22-23 आ जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जो बेसिक्स में क्या होता है, लड़के सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की वजह से रुक गया, लेकिन दिक्कत अगर आप वो खुद एनालिसिस करते होंगे तो उनको यही लगता है कि अरे यार मैंने तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन गलत कर दिए, जो नहीं होने चाहिए। तो दिक्कत यही है कि आप बेसिक में 60 ला रहे हो, आपका फ्रेंड 80 ला रहा है, वो सिलेक्शन ले जा रहा है, आप नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आप बाद में एक्सक्यूज क्या देते हो, अरे यार नए सब्जेक्ट आ गए थे तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये सारी चीजें जैसे कहते हैं ना भ्रांतियां हैं, तो इसको ज्यादा ध्यान ना दें। आप अपने बेसिक्स को ज्यादा मजबूत करें, उसको ज्यादा टाइम दें। जब आपका बेसिक्स एक बार कवर हो जाए फिर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पे पढ़ें, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐसे पढ़ें कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं कि उसको डीप में एकदम चले जाए, क्योंकि थोड़े 2-4 क्वेश्चन आएगा, तो अगर आप बहुत ज्यादा डीप जाएंगे तो एक ही सब्जेक्ट में आप रह जाएंगे। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि देखिए कम पढ़ना अच्छा है, लेकिन सब पढ़ना चाहिए। सब अगर आप पढ़ के जाते हैं, अगर थोड़ा ही जानकारी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, अगर थोड़ा ही जानकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज्यादा एक ही सब्जेक्ट में डीप जाने की कोशिश करेंगे, नहीं आज हम पीएलसी की प्रोग्रामिंग खत्म करके ही जाएंगे, पता चला आपका स्काडा नहीं आप पढ़ पाए, आप माइक्रो कंट्रोलर नहीं पढ़ पाए, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो, आप 3-4 क्वेश्चन ही लेके रह जाओगे। तो मेरा यही कहने का मतलब आप सब पढ़ के जाओ, थोड़ा कम ही नॉलेज रहे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, लेकिन आप जो है सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाइए। यही चीजें हो, क्योंकि अगर एग्जाम में आपने मान लीजिए कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, 10 सब्जेक्ट हैं, आपने 8 अच्छे से तैयार कर लिए, 2 आपने सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं तैयार किया, मैं इन्हीं 8 से कवर कर लूंगा। लेकिन ये डिप्लोमा का एग्जाम नहीं है कि वहाँ आपके पास ऑप्शन रहेगा कि इनमें से कोई 2 में से कोई एक कर लूंगा। यहाँ पता चला आपके जो 2 टॉपिक आपने छोड़ के गए थे, उन्हीं में से 20 क्वेश्चन पूछ ले रहा है, और वो 20 क्वेश्चन में आप एक भी ना कर पाओ, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिंपल यही सारी चीजें हैं कि बेसिक्स अच्छे से मजबूत कर लीजिए, फिर जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं उन पर थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहिए। जो ऊपर जिसने कहते हैं क्रीम आप बस रख लीजिए अपने पास, बाकी जो पानी है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस करेंगे तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाएंगे, आपके पास टाइम की कमी हो जाएगी। जी सर, आपने अपना पूरा समय दिया। अब सर बच्चों को आप अपने 2 शब्दों में कुछ सारांश दीजिए, जिससे कि बच्चे जो मान लीजिए तैयारी काफी समय से कर रहे हैं, बेचारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कुछ ही वजह हो सकती है, बच्चे कुछ थोड़ा मोटिवेट हो जाएं, कुछ बताइए कि जिससे हाँ अगर पढ़ते हैं तो सिलेक्शन होता है। कुछ सब बच्चों को बताइए अपने बारे में, कैसे क्या बताएं। सर मैं अपने साथियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि जैसे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका नहीं हो रहा है, कुछ कमी रह रही है, तो आप उस पर देखिए, एनालिसिस करिए कि मेरी क्या कमी हो रही है। मैंने बेसिक्स के क्वेश्चन गलत किए कि मैंने मशीन का क्वेश्चन गलत किया, इलेक्ट्रॉनिक्स का किया। जो आपका कमजोर टॉपिक है, उस कमजोर टॉपिक को आप पकड़ के उसको अच्छे से एनालिसिस करिए। एक जैसे कहते हैं ना पीछे पड़ जाना उसके, जैसे क्या होता है कि अगर बच्चे को कोई चीज चाहिए, टॉफी उसको चाहिए, जब तक वो पा नहीं जाता तो वो रोता रहता है कि मुझे चाहिए। सेम वही चीज है कि हमको भी वो अपना जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसको लेके भिड़ जाना कि हम इसको फोड़ेंगे जरूर, चाहे जैसे हमको इसको पाना है। अब आप चाहे नेट से कंटेंट उसको लीजिए, चाहे यूट्यूब से लीजिए, चाहे कोई बुक पढ़िए, या स्पेसिफिक बुकें भी पढ़ सकते हैं। तो आपको वो कंटेंट जो आपको मिलना चाहिए, ताकि वो सब्जेक्ट जो अगली बार आपके लिए हांट आपको ना कर सके। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधार करिए। ये नहीं कि नहीं यार अगली बार देख लेंगे। अगर बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे 100 में 50 नंबर आए तो सोचते हैं कि अरे यार छोड़ो जाने दो, बुरा सपना था, वो गलती हो गई, अब मैं नहीं देखूंगा। नहीं, अगर आप उसको छोड़ रहे हैं तो अगली बार फिर आपका वो क्वेश्चन गलत होगा, ये गारंटी है, आपका फिर पक्का गलत होगा। तो सिंपल यही कि आप देखिए मैंने क्या गलती की है, उस गलती को सुधार करिए। अगर आपने गलतियों को सुधार करना सीख लिया तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। और रही बात जो कंपटीशन बढ़ रहा है, वैकेंसियां घट रही, देखिए उससे अगर आपको सीट चाहिए, आपको 100 सीटें या 200 सीटें नहीं चाहिए। अगर आपकी तैयारी इस लेवल की है
मैंने पावर ग्रिड NR3 में बस 15 सीटें थी ऑल इंडिया, मैंने उसमें क्रैक किया। NR3 में 30 सीटें थी, DFCI में 42 सीटें थी। अगर मैं ये सोच के बैठता था कि यार इतनी कम सीटें हैं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता, दिन ब दिन सीटें घटती जा रही है। PCL पहले 500 आता था, अब 173 तक पहुंच गया है। आर्मीनर पिछली बार जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ 69 सीटें थी, इस बार 29 सीटें हैं। तो सीटें घट रही हैं, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, वो सरकार की नीतियां हैं और सरकार जाने। हमको क्या करना, हमको अपना सिलेक्शन लेना है, अपने माँ बाप के लिए जो उन्होंने हमारे लिए किया उसको पे बैक करना है। तो इसके लिए बस यही है कि आपको अपने जो टारगेट है उसके लिए जो है जिसे कहते हैं भिड़ जाना है। और रही बात जो नए लड़के आ रहे हैं कि अरे यार लड़कों की संख्या बढ़ रही है, ऐसा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो मैं एक शब्द में बस कहना चाहूँगा, एक सेंटेंस में, कि बाजार में नई मूंगफली के आ जाने से बादाम के दाम गिरा नहीं करते। तो अपने आप को आप बादाम समझ के जो है कंपटीशन की तैयारी करिए कि मैं कुछ हूँ। अगर आप ये सोचेंगे कि अरे नए बच्चे आ रहे हैं, नए लड़के आ रहे हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। आप अपने आप को बेस्ट मान के चलिए, आई एम द बेस्ट। ये चीज़ जब तक आपके अंदर नहीं रहेगी तब तक आप, जैसे कहते हैं ना, अगर खुद को काबिल बनाना ना तो पहले अपनी नज़रों में काबिल बनना पड़ेगा, तब आप लोग आपकी मतलब जो सफलता की गुण गाएंगे। तो पहले खुद उस काबिल बन जाइए, इतना अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, इतना हर तरीके से साम दाम दंड भेद हर तरीके से उसको अचीव करिए कि इतना अच्छा कंटेंट आप पकड़ बना लीजिए आप कि किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन आ रहा तो आप उसको कर ले जाएं। बाकी कंपटीशन, सीटें घटना, ये सब सारी चीज़ें एक्सटर्नल है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो बस उसको ध्यान ना दिया जाए, जो हमारा टारगेट है उसके लिए हम जो है ओरिएंटेड रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। जी सर, आपका हमको और बच्चों को अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हमारे लिए। आपने मान लीजिए 9 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, वो भी पहले अटेम्प्ट में, और आपने बच्चों को इतना अच्छा गाइडेंस दिया और आप उनको एक राह दिखाई, एक अपना संघर्ष का रास्ता बच्चों को उनके साथ शेयर किया। तो सर का भी धन्यवाद हम देते हैं, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, और आशा करते हैं आप भी बहुत जल्द जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पे कल आपको आके बैठना है, क्योंकि ये हमने सब खरीद तो नहीं लिया है, ये तो हमारी ट्रेनिंग है, हम जाएंगे, कल कोई दूसरा आएगा। तो इससे अच्छा कोई और आए, इससे अच्छा आप ही आ जाइए ना। आप यहाँ पे आइए, देखिए क्या AC चलता है, बेड पड़े हुए हैं, आराम से बैठे हैं, ये अपने हम इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत मज़े आते हैं यहाँ पे सर। तो यही है, कहेंगे बेस्ट ऑफ लक। अपनी पूरी मेहनत कीजिए और पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, अगर पाना है तो पाना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।